और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट के चौथे दिन के साथ। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। इस बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरी जुरवाल को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उनके समर्थन में 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। शिंदे ने इस चिट्ठी की एक कॉपी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने इशारों में ये कह दिया है कि उनके पीछे किस महाशक्ति का हाथ है। वहीं गुरुवार को गुवाहाटी के होटल रेडिसन में हुई बागी विधायकों की एक मीटिंग में शिंदे को अपना नेता घोषित कर दिया है। शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 49 विधायक हैं। देर रात कुछ और विधायक भी गुवाहाटी पहुंचे हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। वहीं कुल मिलाकर शिंदे की शिवसेना मजबूत हो रही है और हो सकता है कि शिंदे आज भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान करें। अपनी पार्टी की बैठक में एनसीपी चीफ शरद पवार ने यह कहा है कि सरकार बचाने के लिए हर कोशिश वो करेंगे, बागियों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये भी उनका कहना। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने की बात कही। इस पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने यह कहा है कि अगर कुछ लोग महाविकास अघाड़ी से बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए, तब उनके हिंदुत्व का सारा इशू इनके मन में कभी आया नहीं। ये एक एक्सक्यूज है, दूसरा कुछ नहीं। ज़्यादा से मेजॉरिटी विधायकों का कुछ कहना हो तो पार्टी उनका सुनती है। अगर उन्होंने वैसा डिसीजन लिया तो उसके बारे में हमें कोई कमेंट्स करने की जरूरत है। 43 एमएलए अभी उनके पास है और भी 4-5 एमएलए उनके पास आने की संभावना है और अभी मतलब बहुत ही जल्द माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चिन्हों से भटक गई थी तो मुझे लगता है कि जो शिवसेना के हीरो जाने जाते थे वो तो जीरो हो गए और वास्तव में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उन लोगों ने अपनी संगठन क्षमता का प्रदर्शन करके अहंकार को चोट पहुंचाई। अरे शिवसेना में विभाजन हो गया, 2 टुकड़े में बट गए, विधायक चले गए, अपने सूरत गए, सूरत से फिर असम चले गए, गुवाहाटी में रहे। उनके अंदर विभाजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। अब हमारी भूमिका रहेगी, यदि कोई हमसे मदद मांगने आएगा तो मदद करेंगे। और महाराष्ट्र के सियासी महाभारत के बाद अब बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज संसद भवन में 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि भारत के जनजातीय समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में प्रथम समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने का ये अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन अब किया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून तक नामांकन की अंतिम तारीख है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वहीं वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। और बात मध्य प्रदेश की, इंदौर से खंडवा जा रही एक यात्री बस सिमरोल के भैरव घाट पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 25 से ज्यादा यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए इंदौर के एमवाई अस्पताल के साथ कुछ निजी अस्पतालों में भी भर्ती करवाया गया है। वहीं अस्पताल के अधीक्षक के मुताबिक अब तक 10 घायल एमवाई अस्पताल इलाज के लिए लाए जा चुके हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कितनी गहरी खाई में यह बस अचानक से जा गिरी। बस में सवार बहुत से लोग घायल हुए हैं। तो वहीं अब तक इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सिमरौल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि ये यात्री बस यात्रियों को लेकर इंदौर से खंडवा जा रही थी। इसी बीच ओवरटेक करने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ, जब अनियंत्रित होकर बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। खंडवा रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर यह बस खाई में गिरी और
अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है घायलों का, लेकिन बस में सवार 6 लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। मेरे पास 4 बजे खबर आई थी कि सिमरौल में भैरूघाट के पास एक बस पलट गई है। तो हमारे पास अभी 10 मरीज आ चुके हैं, एक ब्रॉड डेड है उसके साथ। तो अभी बाकी मरीज भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त संसाधन, टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ सभी हमारे पर्याप्त उपलब्ध है। सभी को जांच करा कर उसका इलाज किया जाएगा और जितने भी मरीज आएंगे सबको भर्ती करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। पहले आगे आयसर वाले को ठोक दिया, पलटाने में, साइड काटने में डायरेक्ट उसको नीचे कूदा दिया उसने। हाँ तेज थी, बहुत तेज थी। हाँ आयसर को टक्कर मारे, फिर काटने में एकदम मोटर नीचे कूदा दिया उसने। इस सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के एक यात्री की भी मौत हुई है। बस में सवार छत्तीसगढ़ के 6 यात्री थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है बताया जा रहा है। वहीं 5 लोग घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने एमवाई अधीक्षक से चर्चा भी की है। वहीं इंदौर के अफसरों से समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देश भी उन्होंने दिए। हालांकि अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि घायलों को बिलासपुर लेकर आया जाएगा और यहाँ उनका आगे का इलाज होगा। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मसले पर एमवाई अधीक्षक से भी चर्चा की है। आपको बता दें कि इंदौर हादसे में छत्तीसगढ़ के एक यात्री की मौत हो गई है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। उस यात्री बस में जो इंदौर से खंडवा की ओर जा रही थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई खाई में गिरकर, उसी बस में छत्तीसगढ़ के कुछ यात्री सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई है। तो वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं। चलिए, इस दुखद हादसे पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है। उनसे और जानकारी लेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। नीलम, अगर बात करें इस दुखद हादसे की, तो बहुत से लोगों की जान चली गई है, बहुत से लोग घायल हैं। सबसे पहले तो आपसे जानकारी लेंगे कि घायलों की स्थिति कैसी है, इसकी क्या जानकारी है आपके पास। साथ ही अब तक की जानकारी में क्या सामने आया कि आखिर बस खाई में गिरी कैसे, क्या ओवर स्पीड थी या कुछ और कारण सामने आए हैं? जी रचना, बिल्कुल देखिए, कल शाम 4 बजे का ये हादसा है जो इंदौर से बस खंडवा के लिए निकली थी। सिमरौल के पास भैरव घाटी में दुर्घटनाग्रस्त होगी और खाई में गिरी। अगर हम अभी तक के घायलों की स्थिति के बारे में बात करें तो कुछ घायल गंभीर रूप से जो है घायल भी हुए हैं और उनका इलाज लगातार जारी है। इंदौर के कुछ निजी अस्पतालों के साथ जिला अस्पताल, एमवाई अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। तत्काल ही प्रशासन ने कार्रवाई की है। लगातार जो घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उन्हें उपचार मिला जा सके। 5 जो यात्री थे उनकी घटनास्थल पर ही मौत दर्ज की गई। वहीं एक घायल की उपचार के दौरान जो है मौत दर्ज की गई है। तो अब तक 6 यात्री इस पूरी घटना में जो है मृतक पाए गए हैं। और अगर हम अब तक की अपडेट की बात करें तो आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने जो गुरु कृपा ट्रेवल्स के संचालक है उस पर जो आईपीसी की धारा 304A के तहत और साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है, एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। एक काफी दुखद हादसा कल शाम 4 बजे का, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया और जो मृतक है उनके लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी जो है घोषणा की गई है। इसके अलावा जो घायल है उन्हें 50,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी। और अगर हम बात करें हादसे के कारणों की, तो जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे और कुछ यात्री, उनका कहना था कि जो ड्राइवर है काफी तेज गति से बस को चला रहा था। इस बीच उसे टोका भी गया पर उसने किसी की बात नहीं सुनी और एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए बस बहुत ही तेज गति से खाई में जा गिरी और जो है पलट गई। तो ये पूरा मामला जो है, इसमें ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है और इसी लापरवाही के चलते धारा 304(2) जो कि गैर इरादतन हत्या का होता है, जिसमें 2 साल की सजा और दंड का जुर्माने का प्रावधान है। तो इसके तहत भी यहाँ पर जो है प्रकरण दर्ज करवाया गया। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसके अलावा जो ट्रेवल्स की अन्य गाड़ियां चलती है उनके परमिट भी निरस्त होने की कार्रवाई आज की जा सकती है। रचना जी, लगातार अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे नीलम। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से नीलम जानकारी दे रही थी, ओवर स्पीड की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। कंट्रोल जो ड्राइवर का है वो छूट गया गाड़ी से और गाड़ी खाई में जाकर एक व्यक्ति की लापरवाही से कितनी जानें चली गई, ये आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और इसके साथ ही कितने सारे सवाल इस तरह के हादसे खड़े करते हैं। बढ़ेंगे आगे। पिछले 3 महीनों की अगर बात करें तो
ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। रद्द ट्रेनों की मार छत्तीसगढ़ के रेल यात्री सबसे ज्यादा झेल रहे हैं और एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले से रद्द चल रही 35 ट्रेनों को फिर से 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। अब ये ट्रेनें 9 जुलाई तक रद्द रहेंगी और इनमें 22 ट्रेनें लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जबकि 12 ट्रेनों की अगर बात करें तो वो लोकल ट्रेन है जो कि रायपुर से गोंदिया, डोंगरगढ़ और रायगढ़ झारसुगड़ा के बीच चलती है, जिसमें कई यात्री यात्रा करते हैं। 27 मार्च से ही ये ट्रेनें कैंसिल चल रही थी। 25 मई को जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेनें 24 जून तक रद्द रहनी थी। उम्मीद की जा रही थी कि मानसून शुरू होने के साथ ही देश भर में जो मांगे कम होंगे, जिससे मालगाड़ी का दबाव जो है वो कम होता है और यात्री ट्रेन बहाल होने के रास्ते खुल जाएंगे। मगर प्रदेश की लाखों ट्रेन यात्रियों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। रेलवे ने इसे 15 दिनों के लिए और रद्द कर दिया और अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि रेल यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, रेल यात्रियों की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले जो ट्रेनें 24 जून से वापस बहाल होने वाली थी, अब 15 दिनों के लिए और उसे आगे बढ़ा दिया गया है। क्या वजह एसएससीआर दे रहा है इसके पीछे? देखिए, वजह एक ही है, रेलवे खुद तय नहीं कर पा रहा है कि कब तक उनकी स्थिति सुधरेगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है पहले 1 महीने के लिए ट्रेनें कैंसिल की गई, फिर उसको और बढ़ा दिया गया और फिर दूसरी बार फिर से बढ़ाया जा रहा है ट्रेन कैंसिलेशन का। तो ये वजह यही है कि कोयले की जो मालगाड़ियां उनको दौड़ाया जाना है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही मानसून सक्रिय होगा तो बिजली की डिमांड कम होगी और कोयले की डिमांड भी इससे घटेगी और इससे कहीं ना कहीं मालगाड़ियों के बजाय यात्री गाड़ी चलाने के लिए जगह मिल पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अभी भी कोयले की डिमांड जो है बरकरार है। और यही वजह है कि मालगाड़ियां यानी कोयला समय पे पहुंच सके, कोयले की जो रैक है वो आसानी से पटरी पर दौड़ सके, इसीलिए यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया और इनकी डेट आगे बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं इससे लाखों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि रेलवे एक साथ 6 महीने के लिए कैंसिल कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी असमंजस की स्थिति में रहती है कि उन्होंने ट्रेन में टिकट बुक कराई और कुछ दिन बाद पता चल रहा है वो ट्रेनें कैंसिल हो गई है। तो ये बड़ी दिक्कत की स्थिति यात्रियों के लिए हो गई है, जिस वजह से आम यात्री परेशान है और कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर स्टार, रेलवे की लापरवाही भी, इसके साथ ही सीधा सीधा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रेलवे को सिर्फ कोयला ही ट्रांसपोर्ट करना है, उन्हें रेल के यात्रियों की सुविधा से कोई मतलब नहीं है? खैर, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि रेलवे इस पर क्या कुछ फैसला लेता है और किस तरह से समाधान इसका निकालता है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे शहडोल का। आपको बता दें कि शहडोल में हादसे में एक रेल क्षेत्रीय प्रबंधक की मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने से ये मौत हुई बताया जा रहा है। तीसरी लाइन में विद्युतीकरण के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। अमलाई स्टेशन के पास ये काम जारी था, इसी बीच अचानक से ट्रेन आ गई। कटनी बिलासपुर ट्रेन की चपेट में आने से अधिकारी की मौत हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, जब इस तरह का कोई कार्य चल रहा होता है तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को और वहां पर जो भी कर्मचारी होते हैं उन्हें तो पता ही होता है और उसके साथ ही रेलवे को भी पता होता है कि इस तरफ काम चल रहा है। तो विद्युतीकरण का जो काम चल रहा था, लापरवाही किसके इसमें सामने आ रही है? क्या अधिकारियों को नहीं पता था कि वहां पर ट्रेन आने वाली है या फिर काम के बारे में जानकारी रेलवे को नहीं थी? जी, मैं बता दूं कि क्षेत्रीय अधिकारी यादवेंद्र सिंह भाटी की रेल दुर्घटना में मौत हो गई। एक बड़ी लापरवाही रेल प्रबंधन की है कि तीसरी लाइन में विद्युतीकरण का काम चल रहा था, वहीं से यादवेंद्र सिंह भाटी जिनकी मौत हुई है वह इसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। बड़ी लापरवाही यहाँ पे यह है कि पास से ही कटनी बिलासपुर मेमो ट्रेन गुजर रही थी, उसी की चपेट में आने से मौत हुई और कोई किसी तरह का कोई सिग्नल या कुछ झंडे लगाए जाते हैं, रेड सिग्नल दिया जाता है, ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया गया, जिसकी चपेट से यह घटना घटित हो गई है और यादवेंद्र सिंह भाटी की मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं इसमें रेल प्रबंधन की लापरवाही साफ उजागर होती है। एक एआरएम की मौत होना और रेलवे ट्रैक पे मौत होना रेल की चपेट से आने से कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े करती है। निश्चित तौर पर पुष्पेंद्र, कई सवालों को जन्म देता है यह हादसा। इसके साथ ही एक अधिकारी की मौत कोई छोटी बात नहीं है, हालांकि मौत किसी की भी छोटी बात नहीं। लेकिन पुष्पेंद्र, यहाँ पर आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि क्या प्रबंधन से कोई बातचीत हुई, इस पर अब तक क्या उनका कहना है?
जी मैं बता दूं कि रेलवे प्रबंधन अभी जो मौन है, चुप, इस विषय में कोई बात कहने के लिए कोई अधिकारी आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें रेल प्रबंधन की ही गलती सामने आ रही। क्योंकि अगर दूसरी लाइन से ट्रेन गुजरना था और तीसरी लाइन में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा था और रात का समय था, तो कहीं न कहीं यहाँ पे इंटरलॉकिंग करनी थी, या सेकेंड लाइन पे कुछ, या क्रॉसिंग पे कुछ ऐसे सिग्नल देने थे, झंडे लगाने थे कि तीसरी लाइन पे काम चल रहा है, वर्किंग चल रहा है, तो गाड़ी धीरे चलती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी के चलते यादवेंद्र सिंह भाटी थर्ड लाइन से सेकंड लाइन की खड़े थे, वहीं पे अचानक ट्रेन गुजरी और इसके चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा पुष्पेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई सवालों को जन्म देता है ये हादसा, जहां पर ऑन ड्यूटी ऑन ट्रैक एक रेलवे अधिकारी की मौत हो जाती है। रुक करेंगे जांजगीर का। जांजगीर के आत्मानंद स्कूल में 2 गुटों में जमकर मारपीट की घटना हुई है। स्कूल में युवकों के 2 गुटों के बीच ये मारपीट की घटना बताई जा रही है। लात घूंसे और बेल्ट से एक दूसरे को युवक किस तरह से पीट रहे हैं, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आत्मानंद स्कूल परिसर की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को नहीं है। सोशल मीडिया पर जमकर ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जो वायरल हो रहा है वीडियो, वो इस वक्त आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार, सोशल मीडिया में तो ये पोस्ट वायरल हो रहा है, वीडियो लोग देख रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या अब तक इस वीडियो की और इस घटना की जानकारी पुलिस को नहीं, और अगर है तो पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए रचना, ये जो वीडियो है वो जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, ये हाई स्कूल मैदान जहाँ पे आत्मानंद विद्यालय, वहाँ पे ये युवकों के बीच में ये पूरी घटना हुई है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से सार्वजनिक जगह पे 2 गुटों में लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, पेड़ से मारपीट हो रही है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो शुरू में पुलिस ने इस मामले को लेकर के अनिश्चितता जाहिर की और जांच की बात कही थी। लेकिन जब ये वीडियो एसपी विजय अग्रवाल तक पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं रचना, क्योंकि ये जो जगह है वो काफी शांत जगह है। और जिस तरह से अभी राजकुमार, एक छोटी सी जानकारी आपसे और चाहूंगी कि जिस तरह से इस वक्त हम भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ये परिसर के अंदर की ही घटना समझ में आ रही है। क्या इस वक्त स्कूल का स्टाफ मौजूद नहीं था, प्रिंसिपल मौजूद नहीं था, स्कूल प्रबंधन वहां पर नहीं था? देखिए ये जो वीडियो है, ये वहाँ पे हाई स्कूल मैदान है, जो स्कूल के बाहर का ये परिसर है, अंदर में अलग परिसर है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है स्कूल के बाहर का है, वो उसमें ये जो युवक है उनकी भी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये छात्रों के 2 गुटों के बीच की लड़ाई है और इसमें फिलहाल अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद पता चलेगा ये कौन है। लेकिन घटना जिस तरह से अभी जांजगीर में ये 2 बड़ी घटना हुई है, अभी निश्चित तौर पर राजकुमार, स्टूडेंट्स के बीच इस तरह की घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, और साथ ही अगर स्कूल परिसर के आसपास ये घटना हो रही है तो इस पर स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे कोरबा का, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 22 लोग बीमार पड़ गए। आपको बता दें कि बांगू थाना के पोड़ी उपरोड़ा का ये पूरा मामला है। हालांकि सीएमएचओ ने मौके पर पहुंचकर पूरी जानकारी भी ली है और व्यवस्था दुरुस्त करवाए हैं। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती भी इस वक्त करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन फूड पॉइजनिंग से एक साथ 22 लोगों के बीमार होने की खबर पोड़ी उपरोड़ा की, जहां पर बांगू थाना के पोड़ी उपरोड़ा में स्वास्थ्य केंद्र में ये तमाम लोग भर्ती हैं। मौके पर सीएमएचओ ने पहुंचकर जानकारी ली है। इस वक्त सभी की स्थिति ठीक बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है, जहां पर एक साथ पार्टी करने के बाद लगभग 22 लोग जो है वो एक साथ बीमार पड़ गए। माना जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार सभी हुए हैं और 22 लोगों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन। मरबानी मत को।